कम से कम अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास डीयू का ये कॉलेजेस हैं, इनमें शाम को इवनिंग बैच में क्लासेस लगनी चाहिए, जैसे सत्यवती कॉलेज और बाकी कुछ कॉलेजेस में लगती आ रही हैं। इस तरीके से जो इंसान डिस्टेंस से या इनफॉर्मल मोड से पढ़ रहा है वो रेगुलर कॉलेज में एनरोल हो पाएगा और उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कई दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है और हम देखते हैं लगातार कि प्रोटेस्ट नई शिक्षा नीति जब से आई है तब से लगातार कई संगठन हैं जो प्रोटेस्ट पर लगातार कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर पे, कभी कहीं। तो आज हम जब यहाँ से निकल रहे थे तो आज हमें दिखाई दिया और लगभग 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, तो आज हम रुक गए यहाँ पर लगातार बात करने के लिए कि आखिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बात है। तो ये समझेंगे पहले इन लोगों से ही। तो क्या नाम है आपका? मांडवी। क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? काफ़ी सारी मांगे हैं हमारी, उनमें से पहली मुख्य मांग ये है कि सेंट स्टीफन कॉलेज जो है तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET जो आया है उसके बावजूद उन लोगों ने कहा है कि जो लोग CUET क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद 15% वेटेज जो है वो इंटरव्यू को दिया जाएगा। और हमें लगता है कि ये एक भेदभावपूर्ण प्रक्रिया है जो आज से नहीं, सेंट स्टीफन पिछले कई सालों से चलाता आ रहा है, जिसमें जाहिर सी बात है कि जो इंसान बोलने में सरकारी स्कूल के अलग अलग हाशिए से आने वाले समुदाय के जो लोग होंगे उन लोगों को इसमें अक्सर छटनी करके बाहर कर दिया जाएगा और जो प्रिविलेज स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले लोग हैं उनको लिया जाएगा और ऐसा इसी तरीके से एक स्टेटस को, एक एलिटिज्म मेंटेन करके रखता है। दूसरी मांग हमारी है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल का बच्चा है उसका अधिकार होना चाहिए सरकारी कॉलेजेस पे, जिस कारण से हम कह रहे हैं 20% डेप्रिवेशन पॉइंट मिलने चाहिए सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को। और तीसरा डिमांड है हमारा कि जब तक नए कॉलेजेस नहीं खुलते हैं, जब तक सीटें नहीं बढ़ रही हैं, तो कम से कम अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास डीयू का ये कॉलेजेस हैं, इनमें शाम को इवनिंग बैच में क्लासेस लगनी चाहिए, जैसे सत्यवती कॉलेज और बाकी कुछ कॉलेजेस में लगती आ रही हैं। इस तरीके से जो इंसान डिस्टेंस से या इनफॉर्मल मोड से पढ़ रहा है वो रेगुलर कॉलेज में एनरोल हो पाएगा और उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अगर हमारे पास इमारत है तो हम 2 शिफ्ट में क्यों नहीं लगा लेते क्लासेस। तो ये 3 मुख्य मांगे हैं हमारी इस प्रोटेस्ट की, जिसके लिए हम पिछले 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं। अभी तक कोई आया मिलने आपसे? कोई हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को और उनसे इन मांगों को लेकर खुद जाकर बात करी है। अभी तक वो लोग नहीं आए हैं यहाँ पर हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम देखते हैं आगे किस तरीके से ये क्या रुख करता है ये प्रोटेस्ट। आपने इवनिंग शिफ्ट के यहाँ पे ये लगा रखा है, तो इवनिंग शिफ्ट से मतलब क्यों जाते हैं? देखिए, जो छात्रों का एक बड़ा हिस्सा है जो वंचित समुदाय से आता है, जो दलित हैं, जो बस्तियों से आते हैं, जो मजदूर हैं, जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं, वे मूलतः सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के दाखिला प्रक्रिया की बात करते हैं तो हमें दिखता है कि हर साल करीब 70,000 सीटें निकलती हैं BA में। अब कितने बच्चे इसके लिए आवेदन करते हैं? आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या अगर हम देखें तो इससे पहले तक 3 लाख से ज़्यादा थी। इस साल CUET में करीबन 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया है। अब आप चाहे मेरिट लें या कट ऑफ लें, दाखिला सिर्फ और सिर्फ 70,000 बच्चों का होगा और बाकी जो बच्चे रहे, जो बड़ी संख्या रही, वो इस रेगुलर पढ़ाई की व्यवस्था से छूट जाएगी, रेगुलर कॉलेज उसे मिलेंगे नहीं। अब बात आती है कि कौन छूटेगा। पहले मेरिट में होता ये था कि जो प्राइवेट स्कूल से नंबर ला के आते थे वही पा पाते थे, स्टीफेंस कॉलेज हो, हिंदू कॉलेज हो, यानी ये जो अमीर हिस्सा रहा है, समाज का जो अभिजात हिस्सा रहा है, समाज में जो प्रभुत्वशाली हिस्सा रहा है, वही यहाँ पहुँच पाते थे। और जो समाज का निचला और हाशिए में दबा हुआ हिस्सा था, दलित बहुसंख्यक जनता थी, वो कहाँ थी? वो SOL जाती थी, NSUF जाती थी, IGNOU जाती थी, जहाँ पे पढ़ाई का जो स्तर है बहुत ख़राब है। यहाँ हफ्ते भर में जितनी पढ़ाई होती है वहाँ साल भर में उतनी पढ़ाई नहीं होती। वहाँ ना क्लासेस मिलते हैं, ना ही आपको सिलेबस पूरा होता है। वहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब रही है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड है। हम कह रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स की बात कैसे आएगी। हम ये मांग अभी से नहीं, बड़े लंबे समय से उठा रहे हैं। और जब CUET की बात आती है, आपने मेरिट को बदल के एंट्रेंस कर दिया, लेकिन दाखिला 19-70,000 का ही होगा। अब एंट्रेंस में भी गरीब नहीं आ पाएगा, कुछ गरीब पृष्ठभूमि से आए छात्र आ पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर छात्र प्राइवेट स्कूलों से ही आएंगे क्योंकि वहाँ तैयारियाँ होंगी, कोचिंग सेंटर होंगे। आप नीट में, JEE में देखे हैं कि पैसे के बल पे 5-5 लाख खर्चा करके बच्चे का कोचिंग करा जाता है ताकि इंजीनियरिंग मेडिकल में दाखिला होता था। वही हाल DU में भी होगा। यानी इससे व्यवस्था नहीं बदलेगी,
इससे जो संरचनात्मक दिक्कत है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यानी सभी को शिक्षा का जो अधिकार की बात हम कहते हैं, उसकी समस्या पूरा होगी ही नहीं। वो पूरा तभी हो पाएगी जब हम सभी को सीटें दे पाएंगे। हम कह रहे हैं कि जितने बच्चे दाखिला लेते हैं, देश के पढ़ने वाले सभी बच्चों को, चाहे वो दलित पृष्ठभूमि से आए हों, चाहे वंचित पृष्ठभूमि से आए हों, चाहे वो महिलाएं हों, उन्हें मौका मिलना चाहिए। और इसी को लेके हमारी मांग है कि इवनिंग शिफ्ट खोली जाए। कैसे खोली जाए? हम दिल्ली में करीब 80 कॉलेज हैं, कुछ कॉलेजों में इवनिंग शिफ्ट चलती है। आप 80 कॉलेज में अगर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में खोलेंगे तो छात्रों की संख्या दुगनी होगी। सिर्फ छात्रों की संख्या नहीं, शिक्षकों की संख्या भी दुगनी होगी। आज शिक्षक सड़क पे हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं है, बाकी कर्मचारी भी उनको नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इवनिंग शिफ्ट करके रुक नहीं सकते। हमें अपनी मांगों को और बढ़ाना पड़ेगा। बीते 40 सालों में दिल्ली में पब खुला है, दिल्ली में मॉल खुले हैं, दिल्ली में सब कुछ खुला है, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं खुले हैं। ऐसा क्यों नहीं छात्रों को मौका दिया जाता? इसलिए हमारी मांगे हैं, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें सभी को बराबरी का हिस्सा मिले। और इसीलिए डेप्रिवेशन पॉइंट का मुद्दा हम कहते हैं, जब तक ये नहीं आता, जब तक सभी को शिक्षा नहीं मिल जाती, तब तक जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले वंचित और हाशिए की पृष्ठभूमि के छात्र हैं, उन्हें दाखिले में 20% का रियायती अंक दिया जाए। आप कह रहे हैं कि गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और आप बता रहे हैं दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने कोई भेदभाव नहीं करता, सबको समानता का अधिकार है। देखिए, गवर्नमेंट अगर भेदभाव नहीं करती तो 70,000 सीट में, सीटें 70,000 हैं, दाखिला 70,000 का होगा, छूटेंगे 5.5 लाख। अब 5.5 लाख में छूटेगा कौन? क्या वो अमीर का बच्चा छूटेगा जो तैयारी जिसकी बेहतर है, या वो गरीब का बच्चा जो घटिया सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, वो दलित का बच्चा जो खुद अपने पिता के साथ काम करने जाता है और इसलिए उसे तैयारी का समय नहीं मिलता? बताइए कौन छूटेगा? जाहिर है कि समाज का जो दलित हिस्सा है वो छूटेगा। और हम ये आज नहीं देख रहे हैं, हम देखेंगे कि इग्नू में बीते 10 सालों में जो दलित हैं, जो एससी हैं, एससी स्टूडेंट की संख्या 248% बढ़ी है। एसटी कैटेगरी से जो हैं उनकी संख्या 180% बढ़ी है। यानी दलित पढ़ना चाहते हैं, जो हाशिए की पृष्ठभूमि से आते हैं वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रेगुलर कॉलेज मिल नहीं रहा। हम उनके लिए रेगुलर कॉलेज की मांग कर रहे हैं। हम उनके लिए हफ्ते में 6 दिन, साल के 180 दिन की पढ़ाई की मांग कर रहे हैं। सरकार क्यों भेदभाव करना चाहिए आप लोगों के साथ? क्योंकि सरकार तो चाहती है सबको बराबरी का हक मिले। हाँ जी, इसका जवाब देती हूँ कि सरकार को भेदभाव करने से ये मिलता है कि जितने ज़्यादा लोग पहले तो शिक्षा के दायरे से बाहर होंगे, उतना ही उनको सस्ता श्रम मिलेगा, उतना ही जो अभी हमारा जॉब मार्केट है उसमें पीएचडी करा हुआ आदमी आज की तारीख में उस नौकरी पे जा रहा है जहाँ पे 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। शिक्षा का बजट घट गया 2014 से अब तक का, घट ही रहा है। हमारा हेल्थ केयर का बजट हो, चाहे हमारा शिक्षा का बजट हो, नए बजट में आप देखेंगे सब घटा हुआ है। किसी को कोई अच्छा बढ़ोतरी नहीं मिला है, ना ही कोई नया कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है नई शिक्षा नीति में। दूसरा ये भी है कि जैसे जैसे आप शिक्षा के दायरे से लोगों को बाहर ले जाएंगे, जैसे जैसे आप रेगुलर कॉलेज के दायरे से लोगों को बाहर ले जाएंगे, स्टूडेंट्स को बाहर ले जाएंगे, तो एक जो बातचीत एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है। स्टूडेंट्स सोचते हैं, लोग सोचते हैं, युवा सोचता है, यहाँ इन स्पेसेस में आके वो कुछ पढ़ता है, जानता है, मोबिलाइज करता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, पर जैसे जैसे आप इनफॉर्मल करते जाएंगे पढ़ाई को, रेगुलर कॉलेजेस स्पेसेस से बाहर धकेलते जाएंगे एक बड़े हिस्से को, तो क्रिटिकल थिंकिंग को भी मारने की एक बहुत तेज रूप से कोशिश है, साजिश है ये। और सस्ता श्रम का बात है ही कि रेलवे की नौकरियों में अभी हाल ही में बिहार में पूरा का पूरा मुद्दा उठा था, जहाँ पर 10वीं की एलिजिबिलिटी मांगने के, 10वीं का कौशल मांगने वाली जो पोस्ट थी उसमें पीएचडी, एमए, एमएससी, हर तरीके की हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करे हुए लोग आ रहे थे। तो ऐसे में जो एक डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे जो और कम जो 10वीं पास होगा, जो 12वीं पास होगा, वो बेरोजगार भी हो जाएगा, उसको धकेल दिया जाएगा एक मार्केट में, जॉब मार्केट में। इसी तरीके से जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट का आइडिया है कि 1 साल पढ़ लीजिए, छोड़ना है छोड़ लीजिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पढ़ेंगे डिप्लोमा मिल जाएगा। तो जो इंसान 4 साल पढ़ रहा है, 3 साल लोग भी, काफ़ी स्टूडेंट से मैंने बातचीत करी है, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि तो अच्छी बात है, हमारा कभी कभार जब पैसा नहीं होगा हमारे पास तो हम इतना पढ़ लेंगे, उतना पढ़ लेंगे। ये ऐसी बात एक्चुअली नहीं है, इसलिए नहीं है कि आप कह रहे हैं कि पहले हम
एक कोर्स में दाखिला लेते थे। अभी है कि जैसे मान लीजिए खास करके इससे दिक्कत क्या होगी कि ये सभी को ये नहीं कह रहे कि हम सभी को पहुंचा देंगे, वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए मल्टीपल एग्जिट का मौका दे रहे हैं। यानी ये चाहते ही नहीं है कि सभी पढ़ें, क्योंकि आप बीए क्या कोर्स कर रहे हैं तो 3 साल बाद आपको बीए की डिग्री देनी होगी। ये कह रहे हैं कि हम आपको 4 साल तक पढ़ा नहीं सकते, हम आपको साल भर में कुछों की छटाई करेंगे, कुछ लोगों की छटाई हम दूसरे साल करेंगे, कुछ लोगों की छटाई हम तीसरे साल करेंगे। फिर जो संसाधन संपन्न है, जो अपनी पढ़ाई का खर्चा ले सकता है, वो आके आगे पढ़े। हम पढ़ाई को जितना ज़्यादा हो सके महंगे करेंगे और साथ ही साथ उतना ज़्यादा मुश्किल करेंगे, क्योंकि आप जब मल्टीपल एग्जिट पॉइंट की बात करते हैं उसमें क्रेडिट्स की बात होती है और वो क्रेडिट के सहारे लोगों को रोकने की साजिश है। वो कह रहे हैं कि आप 2 साल आप रुक गए तो सर्टिफिकेट लेके जाइए, नौकरी करिए, कहाँ आप पढ़ने के लिए 4 साल जा रहे हैं। ये सीधी सीधी साजिश है एक बड़े हिस्से को जो मौजूद मिल भी रहा है उच्च शिक्षा, उससे निकालने की, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा सवाल रहता है जैसे कि सरकार का जो मंशा है जो इस तरीके की शिक्षा को लेकर के, तो लगता है कि जो नैरेटिव जो देश में बनाया जा रहा है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, एनबडी है ना, तो लगता है शिक्षा से लोगों को वंचित करना। आपको लगता है कि वो अगर सरकार जो है ये चाहती है अगर शिक्षा सबको दे देंगे तो वो अपने नैरेटिव नहीं फैला पाएगी? अभी लगता है आपको ऐसा कुछ? जी ऐसा है, अगर आप लोगों को कलम की जगह हथियार पकड़ाएंगे तो दिक्कत है। और इनका जो नैरेटिव है चाहे वो कम्युनल बातों का हो, चाहे वो हेट स्पीच हो, जो आप जिन बातों की बात कर रहे हैं कि शिक्षा होगी तो ये सब कम होगा, इसमें जागरूकता अगर होगी, सीधी बात है कि जो जागरूक होगा, शिक्षा हमें क्या बनाती है? जागरूक बनाती है। जब हम जागरूक होंगे तो हम अपने मुद्दों को लेके सवाल पूछेंगे कि बताइए कि तेल का दाम, खाने के तेल का दाम 200 रुपये, चलाने वाले तेल का दाम 100 रुपये क्यों है? क्यों आज बेरोजगारी है? क्यों आज महंगाई है? क्यों आज स्कूल नहीं है? क्यों आज अस्पताल नहीं है? ये हम इन सवालों को पूछेंगे। ये तब हम पूछ पाएंगे जब हम जागरूक होंगे। सरकार चाहती है कि जनता जागरूक ना हो, और इसीलिए सरकार जनता के जो मूल मुद्दे हैं, उन मूल मांगे हैं, उससे हटाने के लिए, भटकाने के लिए कभी सांप्रदायिकता का मुद्दा लाती है, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा लाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेके, जाति के मुद्दे को लेके जो अलग अलग भ्रम फैलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, जो खोखले वादे किए जाते हैं सरकार के द्वारा, इन सब चीज़ों से हम किस तरह से बच सकें, उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। और शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुसंख्यक जनता अपनी स्थिति को बेहतर बस 2 तरीके से कर पाएगा, या तो उसके पास संसाधन हो, संपत्ति हो, धन हो, या उसके पास शिक्षा हो। आज की स्थिति ऐसी है कि संसाधन जो है आज देश के बहुसंख्यक जनता के पास है नहीं, क्योंकि देश का 80% जो संसाधन है वो चुनिंदा 5 से 10% लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी देश की 80% से देश की 90% जनता सिर्फ 20% संसाधन का इस्तेमाल करती है। इसीलिए संसाधनों की कमी तो है ही, और दूसरी बात है हम उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखना चाहते हैं, जिससे वो अपनी स्थिति बेहतर न कर सकें। और जो पूंजीपति हैं, जो अमीर हैं, जो पहले से जिनकी स्थिति बेहतर हुई है, जो ऐतिहासिक तौर पे भी शासन किए हुए हैं, उन्हें उसी तरह से शासन करने का मौका मिलता रहे और जनता की दुखद स्थिति बची रहे। इसीलिए सरकार चाहती है कि लोग कम पढ़ें, लोग जागरूक ना हों, और ताकि उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए, पूंजीपतियों को अपने मुनाफा बचाने के लिए, कई ताकतों को अपनी ब्राह्मणवादी ताकतें, मनुवादी ताकतें हैं, उन्हें अपनी साख बचाने के लिए रह सकते हैं। और इसीलिए हमारी जो कोशिश है, हमारी कोशिश है कि व्यापक संघर्ष को हम साथ लेके आएँ। जब हम बात करते हैं सभी को समान शिक्षा देने की, हम कहते हैं कि देश में जो भी पढ़ना चाहता है, शिक्षा को हम एक कमोडिटी ना बनाए, खरीद की एक वस्तु ना बनाए, स्वास्थ्य को हमें खरीद की वस्तु ना बनाए। हमें सभी को शिक्षा का अधिकार देना पड़ेगा, केजी से पीजी तक समान शिक्षा, अलग अलग शिक्षा नहीं, प्राइवेट और सरकारी के बीच में जिस तरह का अंतर है उस तरह की शिक्षा नहीं। हम एक समान शिक्षा के बारे में बात करें, हम मुफ्त शिक्षा के बारे में बात करें, ताकि जो महिलाएं हैं जो पढ़ नहीं पाती, जो दलित हैं जो पढ़ नहीं पाते, उन्हें भी मौका मिलेगा और देश सही में एक अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत बन पाएगा, और हम एक अच्छी दुनिया और बेहतर दुनिया। आखिरी को सवाल ये है, जैसे आप 5 दिन आपको हो गए, अभी तक तो कोई हुआ नहीं, आप कोई आया भी नहीं आपसे पूछने की क्यों आप, है ना? तो अब मुझे ये बताइए, क्योंकि हमने देखे पिछले गवर्नमेंट के पिछले हिस्ट्री अगर देखेंगे हम, तो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हुए। बिहार में देखा होगा आपने, चाहे रेलवे का मामला आपने देखा होगा, उस छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। तो
अब इस चीज़ को आप देखेंगे कि गवर्नमेंट तो ऐसी है कि अगर आप उसके खिलाफ अगेंस्ट बोलेंगे तो आप पे लाठीचार्ज कर देगी। तो आपको डर लगता नहीं है कि आपके साथ भी अगर कोई ऐसा कुछ हो गया तो आप कहाँ क्या करेंगे फिर? देखिए, अगर संघर्ष में हम लोग जुड़े हैं, हमें पता है ये मांगे इतनी ज़रूरी हैं कि एक लाठी चार्ज, एक तरीके का दमन बहुत छोटी चीज़ है इतनी बड़ी मांगों को लेकर। ये ज़रूरी है और इसीलिए एक 4 लोगों से ही बात शुरू होगी, 2 लोगों से, 4 लोगों से, और धीरे धीरे ही ये बढ़ेगा, लोगों तक जागरूकता पहुंचेगी। हम जा रहे हैं, लोगों से बात भी करते हैं। यहाँ बैठने का पर्पस का कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और हम सिर्फ यूनिवर्सिटी को या अथॉरिटीज़ को या सरकार को दिखा रहे हैं। इसका पर्पस ये भी है कि जो छात्र यहाँ पढ़ते हैं, जो और लोग हैं जो शिक्षा के दायरे से बाहर भी हैं, हम सबको एक तरीके से एक संवाद शुरू कर पाएँ, एक संवाद शुरू कर पाएँ कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। डरते तो नहीं है ना? डरते तो नहीं है आप? जी नहीं, हम नहीं डरते हैं इस और सरकार दूसरी बात यह है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ आज स्कूल के बच्चे आए थे, क्योंकि ये मुद्दा तो सही में उन स्कूल के बच्चों का जो आगे 12वीं पढ़ेंगे, तो स्कूल के बच्चे बड़ी मात्रा में साथ दे रहे हैं। यहाँ पे जो समाज के हाशिए के हिस्से हैं, जो सफाई कर्मचारियों का हिस्सा है, सफाई कर्मचारियों से हमें मिली है समर्थन मिला है, हमें शिक्षकों से समर्थन मिला है। हम क्लास टू क्लास कैंपेन कर रहे हैं जहाँ हमें बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम कटे हुए हैं, अकेले हैं। और डर क्यों लगेगा? जब हम जनता के मुद्दों को लेकर साथ चलेंगे तो जनता साथ देती है, तब डरने की बात किससे? तो हमें यकीन है कि हम इस संघर्ष में सफल होंगे। और आपके माध्यम से उन सभी जनता से हमारी अपील है कि आप भी इन मुद्दों के लिए साथ आइए, क्योंकि ये मुद्दे हमारे ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे, हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। और हमारी बुनियादी मुद्दों की जो ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, इसको लेकर हम संघर्ष करते हैं। इसलिए आप आइए, क्रांतिकारी युवा संगठन के संघर्ष में साथ आइए और एक व्यापक समाज परिवर्तन की लड़ाई में शामिल होइए। सभी को शिक्षा मुहैया कराने की लड़ाई में शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर हम थे, यहाँ पर आर्ट्स फैकल्टी, और यहाँ पर हम लगातार छात्रों से बात कर रहे थे आखिर 5 दिन से वो क्यों धरने पर बैठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। तो हमने उनसे ये सारे बात की और शिक्षा को लेकर के उस पर छात्रों की लगातार मांग है। तो ये सब चीज़ें हैं, लगातार हम डिस्कस करते रहेंगे और आगे जो भी अपडेट्स होंगे इस मामले को लेकर के हम आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम पवन है, कैमरे के पीछे अंतानी जी हैं, शुक्रिया।